हेलो गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं तो इसी को पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, पिछले क्लास में हम लोगों ने अलैंगिक जनन के विषय में पढ़ा था और गाइस वहाँ पर देखा था कि अलैंगिक जनन का कौन कौन सा विधियाँ है तो उसको कवर किया था। तो गाइस, आज के इस क्लास में हम लोग लैंगिक जनन के विषय में पढ़ेंगे। पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन किस प्रकार होते हैं तो उसको देखेंगे गाइस। तो देखिए गाइस, आज का जो ये वीडियो होने वाला है तो वो अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं पर तीसरा वीडियो है। तो चलिए गाइस, आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और गाइस हम लोग आज का जो टॉपिक है तो उसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है लैंगिक जनन। तो ये किसको कहते हैं इसको समझते हैं। तो देखिए गाइस, पिछले क्लास में हम लोगों ने अलैंगिक जनन के विषय में देखा था और गाइस वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था कि वहाँ पर केवल एक जनक होता है और एक ही जनक से गाइस नए जीव बनते हैं। तो वो हम लोगों ने देखा था। जबकि गाइस जो लैंगिक जनन है तो वहाँ पर ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर गाइस दो जनक होते हैं। तो यहाँ से या फिर बोल सकते हैं एक तो मादा युग्मक और दूसरा नर युग्मक। तो ये दोनों का मिलने से गाइस नया जीव बनता है। तो इसको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक, तो ये इसका डेफिनेशन है, मादा युग्मक एवं नर युग्मक के मिलने से नया जीव बनता है। इस प्रकार की जो जनन है तो इसको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक, तो गाइस अभी हम लोग ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन तो वो कैसे होता है उसको देखते हैं। तो गाइस, जो पौधा होता है तो वो तो एक तो जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म। ठीक, तो उसके विषय में हमें नहीं पढ़ना है। तो गाइस, जिम्नोस्पर्म वैसा पौधा को बोला जाता है जिसमें पुष्प नहीं होता। जबकि गैस जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म या फिर गैस इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आवृत बीजी। तो इसमें गैस ये उस प्रकार का पौधा को बोला जाता है जिसमें पुष्प होते हैं। ठीक, तो वैसा पौधा जिसमें पुष्प होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म या फिर आवृत बीजी कहते हैं। तो गैस अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो पुष्प है तो उसका कौन कौन सा भाग होता है और किस किस भाग को क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो देखिए गैस, यहाँ पर गैस आपके किताब का ही एक चित्र है। क्या लिखा है चित्र का नाम, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट। ठीक, तो गैस इसका ये वाला जो वर्ड है इसका मतलब होता है, जैसे कि मान लेते हैं एक तो गैस अनुप्रस्थ काट होता है और दूसरा गैस ये अनुदैर्ध्य काट। ठीक, तो एक ये होता है। तो देखिए, अनुप्रस्थ काट का मतलब जैसे कि ये मान लेते हैं गुलाब बनाते हैं। ठीक, ये एक पुष्प है गैस और इसको गैस आप लोग कैसे काट दिए, मान लेते हैं ना इस प्रकार काट दिए, इस प्रकार क्षैतिज। ठीक, क्षैतिज रूप में काट दिए तो इसको गैस हम लोग अनुप्रस्थ काट कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा अनुप्रस्थ काट, फिर अनुदैर्ध्य काट। ठीक, तो ये सब नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इसको गैस इस प्रकार जब हम लोग क्षैतिज में किसी भी चीज को काटते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ काट। जबकि गैस जो अनुदैर्ध्य काट होता है तो उसको हम लोग कैसे काटते हैं देख लीजिए। इसको गैस हम लोग ऊर्ध्वाधर काटेंगे। ठीक, वाई एक्सिस में, मैथ में आप लोगों ने देखा होगा। तो उस प्रकार इस प्रकार ऊपर देखिए ऊपर से काटते, ऊपर से नीचे इस प्रकार काटेंगे। ठीक, तो इसको गैस हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य काट, अनुदैर्ध्य काट। ठीक, तो इसको ये कहते हैं। तो गैस अंग्रेजी में हम लोग इसको लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूडिनल। और अनुप्रस्थ को ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो गैस अब देखिए, ये गैस पुष्प है। तो देखिए एक पुष्प में हमें कौन कौन से भाग देखने को मिल जाते हैं। तो गैस जो एक पुष्प होता है तो उसमें तो सबसे पहला गैस होता है बाह्य दल, फिर दल जिसको गैस हम लोग पंखुड़ी कह सकते हैं, फिर गैस पुंकेसर और स्त्री केसर होता है। मतलब गैस मोटा मोटी एक पुष्प में हमें 4 भाग देखने को मिलते हैं। एक तो है बाह्य दल, फिर पुंकेसर और फिर स्त्री केसर। तो देखिएगा इस यहाँ पर ये वाला जो चित्र है
यहाँ पर जो पिंक कलर का गाइस दिख रहा है तो इसको गाइस हम लोग दल कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं। ठीक, वो फूल जो होता है तो उसका जो ऊपर वाला भाग है तो उसको हम लोग पंखुड़ी कहेंगे। ठीक, कलरिंग वाला रहता है जो। और फिर गैस ये जो ग्रीन कलर का रहता है तो इसको हम लोग बाह्य दल कहते हैं। फिर गैस देखिए जो पुंकेसर होते हैं, यहाँ पर ये वाला चित्र में देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें देखिए ये वाला बस एक डंडा में, तो एक गैस डंडा आकार का रहता है। ठीक, तो जिसको हम लोग कहते हैं तंतु। और फिर गैस ऊपर में देखिए एक फूला हुआ भाग है जिसको गैस हम लोग कहते हैं परागकोश। ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार होते हैं, यहाँ पर देख लीजिए ऐसा रहेगा। और फिर गैस इस प्रकार। ठीक, ये वाला जो भाग है ऊपर वाला, ये वाला भाग, तो इसको गैस हम लोग कहते हैं परागकोश। और गैस ये जो नीचे वाला डंडा जैसा संरचना है तो इसको हम लोग तंतु कहते हैं। तो अब इसको फिर से देखते हैं। तो गैस जो परागकोश और तंतु है तो ये भाग होता है पुंकेसर का। ठीक, और फिर इस तरफ देखिए गैस पुंकेसर का भाग होता है। और गैस अभी हम लोग पढ़ेंगे स्त्री केसर का भाग कौन कौन सा होता है। तो देखिए स्त्री केसर का भाग होता है एक तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, तो ये सब गैस स्त्री केसर का भाग होते हैं। तो देखिए ऊपर का जो ये वाला बीच वाला जो संरचना है गैस इसको देखिएगा। एक काम करते कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये वाला जो भाग है इसको देखिएगा ना, तो इसमें गैस हमें क्या देखने को मिलेगा। देखिए जो ऊपर वाला हिस्सा है तो ये है गैस वर्तिकाग्र, फूला हुआ जो भाग है। ठीक, तो गैस ये चिपचिपा किस्म का होता है। और फिर गैस इसके नीचे देखिए डंडा जैसा जो संरचना है ट्यूब जैसा, तो ये है वर्तिका। फिर गैस उसके नीचे जो फूला हुआ भाग है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसको गैस हम लोग अंडाशय कहते हैं। तो ये तीनों ही किसका भाग है, स्त्री केसर का भाग है। तो गैस ये सब जितना भी भाग वगैरह है तो इसको आपको याद कर लेना है। और गैस ड्राइंग भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसका। तो देखिए अभी पुंकेसर दो भागों से बना है, तो एक तो गैस परागकोश और दूसरा तंतु। ठीक, ये दोनों से कौन बना होता है, पुंकेसर बना होता है। देखिए यहाँ पर पुंकेसर और गैस जो स्त्री केसर है तो वो तीन भागों से मिलकर बना होता है। पहला तो वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका और फिर तीसरा नंबर वाला है अंडाशय। ठीक, तो इन तीन भागों से मिलकर कौन बना होता है, स्त्री केसर। अब गैस आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब है एकलिंगी पुष्प। ठीक, तो गैस अब हम लोग समझते हैं कि एकलिंगी पुष्प किसको कहते हैं, उभयलिंगी पुष्प किसको कहते हैं। तो देखिए जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित है तो उस प्रकार के पुष्प को एकलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक, तो देखिए जनांग गाइस किससे मिलकर बना है, जनन करने के लिए अंग। ठीक, जनांग, तो वो यहाँ पर बता दिया गया है। तो देखिए गाइस ऐसा मान ले तो कोई पुष्प है जिसमें गाइस मान लेते ना कि बस स्त्री केसर है या फिर गाइस बस पुंकेसर है। ठीक, दोनों में केवल एक है वैसा पुष्प, तो वैसा पुष्प को हम लोग कहते हैं एकलिंगी पुष्प। इसका उदाहरण है पपीता, तरबूज। ठीक, तो उदाहरण जो है गैस इसको आपको रट लेना है। फिर देखिए उभयलिंगी, तो गैस उभयलिंगी वैसा पुष्प को कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए गैस, यहाँ पर जैसे ये गैस उभयलिंगी का पुष्प है, मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्त्री केसर भी है और गैस पुंकेसर भी है। ठीक, पुंकेसर परागकोश और तंतु से मिलकर बना है और स्त्री केसर वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक, तो गैस यहाँ पर हमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का जो पुष्प होता है तो इसको हम लोग कहते हैं उभयलिंगी पुष्प। और गैस ये जो चित्र है तो ये चाइना रोज का है, चाइना रोज। ठीक, तो अब देखिए गैस, और एक लिंगी पुष्प में गैस जैसे यहाँ पर देख लीजिए
यहाँ पर जैसे गैस ये स्त्री केसर है ना, तो एक लिंगी पुष्प में या तो गैस हमें ऐसा देखने को मिलेगा केवल स्त्री केसर ही हो, पुंकेसर ना हो, ठीक, ये सब नहीं रहेगा पुंकेसर, ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। या तो गैस हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि यहाँ पे स्त्री केसर नहीं है, पुंकेसर है केवल, ठीक, ऐसे भी हमें देखने को मिल सकता है, ठीक, दोनों साथ में हमें देखने को नहीं मिलेगा एक लिंगी पुष्प में, और उभयलिंगी में दोनों साथ में रहेगा। तो इसको उदाहरण है गुड़हल और सरसों, ठीक, तो हो गया गाइस। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अभी क्या लिखा है, पुंकेसर को छूते ही हाथ में पीला पाउडर लग जाता है। तो गैस पुंकेसर को जब हम लोग छूते हैं, देखिए कभी भी कोई भी फूल को जब हम लोग छूते हैं तो उस स्थिति में कभी कभार ना हमारे हाथ में पीला रंग का एक पाउडर हमें देखने को मिलता है, लग जाता है, तो वो है गैस पुंकेसर के कारण वो लगा रहता है वैसा। तो अभी देखिए गैस जो पुंकेसर है तो उसको हम लोग नर जन्नांग कह सकते हैं, और गैस जो स्त्री केसर है तो वो है मादा जन्नांग, ठीक। तो अभी गैस हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गैस स्त्री केसर में आधार में उभरा और फूला हुआ भाग रहता है जिसको हम लोग अंडाशय कहते हैं। तो देख लीजिए गैस यहाँ पर देखिए नीचे वाला जो भाग है गैस तो ये फूला हुआ है, तो इसको गैस हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है, तो फूला हुआ भाग अंडाशय है। और फिर गैस जो मध्य है, मध्य में लंबा भाग वर्तिका है और शीर्ष भाग वर्तिकाग्र है। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। देखिए गैस ये जो मध्य में आप लोग देख पा रहे होंगे, एक काम करते कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर गैस ये जो ट्यूब जैसा संरचना है बीच में, तो इसको गैस हम लोग कहते हैं वर्तिका, ठीक, वो वहाँ पर लिखे। और गैस जो शीर्ष वाला भाग, ऊपर वाला जो भाग है, इसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। देखिए यहाँ पर वही लिखा है, मध्य में लंबा भाग वर्तिका है तथा शीर्ष भाग वर्तिकाग्र है, और वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है, ठीक। तो हम लोग आगे समझेंगे कि ये चिपचिपा होता क्यों है। तो गैस अब हम लोग समझते हैं परागन, परागन को समझते हैं, परागन, इसको गैस हम लोग थोड़ा देर बाद में समझते हैं ये वाला भाग को, पहले हम लोग नीचे समझ लेते हैं परागन क्या है, तो उसको समझते हैं पहले। तो देखिए गैस जो परागन होता है तो उस प्रक्रिया में हमें देखने को मिलता है कि जो परागकण है तो वो परागकोश से वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होता है। तो देखते हैं गैस चित्र के माध्यम से समझते हैं इसको। देखिए गैस यहाँ पे परागकोश क्या करते हैं, यहाँ पर जो गैस परागकोश है तो वो उत्पन्न करते हैं परागकण, और गैस इस परागकण में होता है नर युग्मक, ठीक, इस परागकण में होते हैं क्या, नर युग्मक होते हैं। तो गैस देखिए जो पराग कोश है तो वो उत्पन्न करते हैं क्या, परागकण, परागकण, ठीक। और गैस ये परागकण में होते हैं नर युग्मक, नर युग्मक, ठीक। और गैस वो नर युग्मक का तो आपको पता ही है, नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलने से गैस नया जीव का उत्पत्ति होगा, ठीक। तो वो हमें लैंगिक चरण में देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर, तो गैस ये परागकोश का समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अभी देखिए तो गैस जो परागकोश में उत्पन्न हो रही है, फिर बोल सकते हैं परागकोश में जो परागकण का निर्माण हो रहा है, तो गैस वो परागकण का यहाँ वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता, परागन कहलाता है, ठीक। यहाँ पर देखिए यहाँ पर गैस परागकण रहेगा, यहाँ पर परागकण उत्पन्न हुआ रहेगा, और गैस उस परागकण को हवा या फिर बोल सकते दूसरे कीड़े मकोड़े द्वारा गैस इस वर्तिकाग्र तक ले जाया जाता है। तो गैस ये जब परागकण वर्तिकाग्र में जाएगा, ठीक, और गैस इस परागकण में रहते हैं नर युग्मक रहता है। तो गैस इस वर्तिकाग्र में जाने के बाद परागकणों से
पराग कणों से गैस एक नलिका का निर्माण होगा। तो चलिए चित्र में देखते हैं। तो गैस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो परागन है, परागन, तो गैस वो किसको कहते हैं? पराग कोश से वर्तिकाग्र में पराग कणों का जो स्थानांतरण है तो उसको हम लोग कहते हैं परागन। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए गाइस। तो गाइस अब जो परागकण है तो वो कहाँ पर आ गया? वर्तिकाग्र में आ गया। ठीक, तो देखिए गाइस, ये वाला जो ऊपर वाला जो भाग है ये वर्तिकाग्र है। फिर ये जो नीचे ट्यूब जैसा संरचना है तो गाइस ये है ट्यूब जैसा संरचना, वर्तिकाग्र, ये वाला भाग। ठीक, तो ये क्या है? ये है वर्तिका। ठीक, और गैस उसके नीचे है अंडाशय, और गैस अंडाशय के अंदर होते बीजांड होते हैं। ठीक है, और गैस उस बीजांड में पाए जाते हैं मादा युग्मक। क्या पाया जाता है? मादा युग्मक। तो गैस देखिए, जब परागन के जरिए जो परागकण है तो वो वर्तिकाग्र में आया। फिर गैस वर्तिकाग्र में जब परागकण आया तो उस परागकण से एक ट्यूब जैसा जो संरचना है, आप लोग देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर का, तो गैस वो निकल रहा है और गैस कहाँ पर आकर पहुंच गया? मादा युग्मक के पास आकर पहुंच गया। कहाँ पर? बीजांड में। बीजांड या फिर अंडाशय वैसे भी लिख सकते हैं। तो अंडाशय में स्थित मादा युग्मक के पास गैस जो नली है तो वो आकर पहुंच जाता है, और गैस इस नली से होता हुआ आएगा गैस नर युग्मक। ठीक, तो देखिए जो परागकण होते हैं तो वो एक नली का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग पराग नली कहते हैं। परागकण एक नली का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पराग नली। और गैस उस पराग नली से होता हुआ ही जो पराग जो नर युग्मक, तो गैस वो आता है इस मादा युग्मक के पास अंडाशय में। ठीक, तो ये प्रक्रिया होता है, और गैस यहीं पर जो अंडाशय है तो वहीं पर गैस जो नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं और गैस बीज और फिर फल का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पर, तो गैस जो परागन है तो पराग कणों का पराग कोश को हम लोग पुंकेसर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागन कहलाता है। तो गैस जो परागन होते हैं तो वो होते हैं दो प्रकार के, एक स्वपरागन होता है, दूसरा पर परागन होता है। तो देखिए स्वपरागन, तो गैस यहाँ पर एक पुष्प है मान लेते हैं, और यहाँ पर गैस उसका वर्तिकाग्र जैसे कि चित्र में दिखाए गए है। इस चित्र में गैस ये जो पुष्प है तो वो क्या है? उभयलिंगी है, उसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों है। तो इस कारण गैस अगर इस स्थिति में हम लोग देखेंगे, जो यहाँ का जो परागकण, तो उसके स्थानांतरण गैस वही उसी पुष्प का वर्तिकाग्र तक, तो इसको गैस हम लोग स्वपरागन कहते हैं। और पर परागन, तो गैस यहाँ पर जैसे पुष्प का परागकोश है, परागकण यहाँ से उत्पन्न होगा परागकण, और गैस उन परागकणों का इस पुष्प का वर्तिकाग्र में स्थानांतरण नहीं होगा, दूसरे पुष्प का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, उसी को गैस हम लोग पर परागन कहते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरे एक पुष्प बना दे रहे हैं और यहाँ पर वर्तिकाग्र बना दे रहे हैं। तो गैस इन परागकणों का इस पुष्प का जो परागकण है इस दूसरे पुष्प का वर्तिकाग्र में जो स्थानांतरण होगा तो उसको गैस हम लोग पर परागन कहते हैं। तो देखिए वहीं लिखा है स्वपरागन परागकणों का पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण स्वपरागन कहलाता है, और पर परागन परागकणों का पुष्प के पुंकेसर से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण पर परागन कहलाता है। ठीक, तो यहाँ तक गैस आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो गैस अब हम लोग देखते हैं जो निषेचन होता है पुष्प में तो वो किस प्रकार होते हैं, तो उसको अभी पढ़ते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर, तो गैस हमें एक चीज पता है, जो वर्तिकाग्र है तो वो चिपचिपा किस्म का है। यहाँ पर देख लीजिए गाइस, यहाँ पर गैस जो वर्तिकाग्र है तो वो चिपचिपा
किस कारण रहता है? तो देखिए यहाँ से गाइस जब जो परागकण है तो वो जब हवा के द्वारा या फिर दूसरे कीड़े मकोड़े द्वारा गैस जब यहाँ यहाँ तक आएगा, अगर ये चिपचिपा नहीं रहेगा तो ये जो परागकण है गैस इतना हल्का होता है ये दूसरा जगह उड़ जाएगा, ठीक। तो इस कारण ये चिपचिपा पाया जाता है वर्तिकाग्र। तो देखिए अब तक हम लोगों ने ये समझा कि जो परागन है तो उसके द्वारा गैस जो परागकण है तो वो वर्तिकाग्र में पहुंचा, ठीक। तो देखिए अब परागकोश से उत्पन्न परागकण पक्षी, हवा या कीड़े द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित किया जाता है। तो फिर देखिए परागकणों में नर युग्मक होते हैं, तो गैस जो परागकण है तो वहाँ पर हमें नर युग्मक मिल जाएंगे, ठीक। नर युग्मक होते हैं कहाँ पर? परागकण में। अभी हम लोगों ने समझा थोड़ी देर पहले। फिर देखिए परागकणों से एक नली जैसे संरचना निकलती है जिसे पराग नली कहते हैं। यहाँ पर फिर से गैस समझा दे रहे, देखिए यहाँ पर गैस परागकण आया वर्तिकाग्र में और फिर उससे एक नली जैसे संरचना गैस हमें निकलता हुआ दिखाई दिया, और गैस इस नली जैसे जो संरचना है तो इसको हम लोग कहते हैं पराग नली, और गैस इसी पराग नली से होता हुआ जो नर युग्मक है तो वो मादा युग्मक के पास आता है, कहाँ पर? बीजांड में या अंडाशय में, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो देख लीजिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। परागकण में नर युग्मक होते हैं। परागकण से एक नली जैसे संरचना निकलती है जिसे पराग नली कहते हैं। इस पराग नली से नर युग्मक वर्तिका से होता हुआ, तो गैस ये जो नर युग्मक है देखिए इस पराग नली में नर युग्मक वर्तिकाग्र में पहले था, फिर वर्तिकाग्र से होता वर्तिका में आएगा, फिर वर्तिका से होता हुआ अंडाशय में मादा युग्मक के पास पहुंच जाएगा। तो अब देखिए इस पराग नली से नर युग्मक वर्तिका से होता हुआ अंडाशय में उपस्थित अंड कोशिका, जिसको हम लोग मादा युग्मक भी कह सकते हैं, ठीक। मादा युग्मक अंडाशय में उपस्थित है, अंड कोशिका भी कह सकते हैं उसको, वहां तक पहुंचेगा। फिर गैस निषेचन के कारण युग्मनज का निर्माण होगा, और गैस यही युग्मनज से नए जीव का निर्माण होता है, ठीक। इस युग्मनज को हम लोग जाइगोट कहते हैं। तो जाइगोट बनता है और गैस इस युग्मनज से नए पौधे में इस युग्मनज में क्षमता होता है कि वो नए पौधे में विकसित हो सके, ठीक। यही युग्मनज नए पौधे में विकसित होता है। अब देखिएगा इस नीचे में क्या लिखा है, बीजांड अंडाशय में होता है, ठीक। तो ये यहाँ पर लिख दिया गया है जो बीजांड है तो वो कहाँ उपस्थित होता है, तो वो गैस अंडाशय में उपस्थित होता है। फिर देखिए निषेचन के बाद युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं। तो गैस निषेचन जब हो गया तो उस स्थिति में जो युग्मनज है तो वहाँ पर विभाजन होते रहेगा, क्योंकि गैस आपको पता है जो पेड़ पौधे होते हैं तो वो भी बहुकोशिक जीव है, ठीक। तो इस कारण उसमें विभाजन लगातार होता रहता है। फिर देखिए बीजांड में भ्रूण विकसित होता है और फिर बीजांड बीज में बदल जाता है। फिर गैस बीजांड में क्या देखने को मिलता है, भ्रूण विकसित होता हुआ हमें देखने को मिलता है, और गैस जो बीजांड है तो वो बीज में बदल जाएगा, ठीक। तो गैस ये आपको याद रखना, जो बीजांड है तो वो किस में बदलता है निषेचन के बाद, तो वो बीज में बदल जाता है। फिर देखिए जो अंडाशय है तो वो तीव्रता से वृद्धि करते हैं और परिपक्व होकर फल बनाते हैं। मतलब गैस देखिए जो अंडाशय है तो उसके अंदर बीजांड है, और गैस जो बीजांड है तो वो क्या बनाएगा, बीज बनाएगा, बीज। कोई भी फल खाते बीज हमें मिलता है, और गैस जो अंडाशय है तो वो बनाएगा फल, ठीक। तो फिर देखिए यहाँ पर परिपक्व ये तो हो गया। इस अंतराल में बाह्य दल तो गैस जब निषेचन हो जा रहा था तो बाह्य दल, पंखुड़ी और फिर पुंकेसर, वर्तिकाग्र तो वो मुरझाकर नीचे गिर जाता है। तो ये प्रोसेस पूरी रहता है। फिर देखिए बीज में भावी पौधा उत्पन्न होता है। तो गैस जो बीज होता है आपको पता है बीज से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, ठीक। तो जो बीज है बीज से भावी पौधा उत्पन्न होता है जो अनुकूल परिस्थितियों में, तो गैस एक जो नया पौधा है तो उसका वृद्धि के लिए कुछ अच्छे परिस्थिति का होना जरूरी
रहता है, जैसे कि गैस सूर्य का जो रोशनी है उस पौधे को अच्छा से मिले, फिर गैस दूसरा जल वगैरह अच्छा से मिले, फिर मृदा से जो खनिज वगैरह है तो वो भी अच्छा से मिले, और दूसरे पोषक तत्व भी। तो ये सब गैस एक पौधे को ज़रूरत रहता है अपने वृद्धि के लिए। ठीक, और गैस दूसरा चीज़ जो पौधे का हार्मोन है तो वो अच्छा से बनता रहे, तो ये सब रहता है। तो जब अनुकूल परिस्थितियाँ रहेगा तो बीज को जब हम लोग मिट्टी मिट्टी में डालते हैं तो उस स्थिति में गैस अनुकूल परिस्थितियाँ जब उस बीज को मिलेगा तो उससे नया पौधा उगना शुरू हो जाता है। तो गैस ये जो प्रक्रम है, बीज को मिट्टी में बो दिए फिर गैस उससे पौधा उग रहा है, तो इस जो ये जो प्रोसेस है तो इसको हम लोग अंकुरन कहते हैं, ये जो प्रक्रिया है। तो देखिए गैस, अब हम लोग ये जो चित्र है इसको समझते हैं। तो गैस ये देखिए एक बीज है, तो देखिए जब हम लोग इस बीज को अगर हम लोग बीच में से काट कर देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो गैस जो ऊपर वाला हिस्सा है तो वो प्रांकुर है, मतलब भावी प्रारूप। ठीक, देखिए एक तो जो पौधा होता है, एक तो ऊपर में प्रारो रहता है, तना वगैरह रहता है, और गैस नीचे जड़ रहता है। तो ऊपर वाला जो भाग है गैस तो वो प्रांकुर है, या फिर बोल सकते हैं भावी प्रारो। ठीक, तना वाला हिस्सा मतलब ये तना बनेगा, और गैस नीचे वाला जो हिस्सा है तो वो मूलांकुर है, जिसको हम लोग भावी जड़ कह सकते हैं। भावी जड़ मतलब आने वाले समय में नीचे वाला जो हिस्सा है तो वो जड़ बन जाएगा। देखिए यहाँ पर भी दिखा दिया गया है भावी प्रारूप, ये देखिए तना वाला भाग और ये जड़ वाला भाग। ठीक, और इसको गैस कहते हैं हम लोग बीज पत्र खाद्य संग्रहण। यहाँ पर काफी सारा मात्रा में खाद्य रहता है। ठीक, तो ये अंकुरन का चित्र है। तो गैस आज का जो ये क्लास था यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को आज के इस क्लास में जो जो पढ़ाया गया होगा आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो गैस अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।